चुके थे। महागुरु और सेनापति राजा विश्वजीत के साथ बैठे विचार कर रहे थे। महाराज, हमारे विचार से यदि हम महारानी चंद्रकला को किसी भी प्रकार हमारी मदद के लिए सहमत कर ले तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक होगा। सेनापति ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा। आपकी बात उचित है सेनापति जी, परंतु आप देख रहे हैं ना महारानी चंद्रकला किस प्रकार हमसे नाराज है। महागुरु सेनापति को टोकते हुए कहते हैं। नहीं महागुरु, हम सेनापति से पूरी तरह से सहमत हैं। हमें अपने राज्य को बचाना है तो हमें यह कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और जैसा कि आपने हमें बताया, हम इस वक्त गोदावरी राज्य से खुले तौर पर मदद की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और वैसे भी यदि हमने ऐसी कोई भी गलती करी तो कुरीति को पहले ही पता चल जाएगा। जैसे कि सेनापति ने बताया कि वहां जगह जगह गुप्तचर नियुक्त हो चुके हैं। इसलिए हमारे विचार में हमें महारानी चंद्रकला से इस विषय में एक बार बात करनी ही चाहिए। हम अभी राजकुमारी से कहते हैं, यदि वो हमारी महारानी जी के साथ एक भेंट करा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप ही तो कहते हैं महागुरु कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए एक कोशिश तो बनती है हमारे विचार में। ठीक है विश्वजीत, जैसा आप ठीक समझे, महागुरु ने अपनी सहमति देते हुए विश्वजीत से कहा। महागुरु की सहमति मिलते ही विश्वजीत वहां से सीधा राजकुमारी से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं और वहां जाकर राजकुमारी को महागुरु और सेनापति के साथ बनाई योजना के बारे में बताते हैं। राजकुमारी, हमारे सेनापति के और हमारी योजना के अनुसार सिर्फ आप ही का राज्य है जो इस वक्त हमारी मदद कर सकता है और जिसके लिए हम और हमारी प्रजा सदा आप लोगों के आभारी रहेंगे। अरे नहीं विश्वजीत, आप ये क्या कह रहे हैं? एक मित्र विपत्ति के समय मित्र के काम ना आए तो क्या फायदा? और फिर आपने तो हमारी जान की रक्षा तब करी थी जब हमें यह भी पता नहीं था कि हमारी जान खतरे में है, और इस वक्त आपको हमारे सामने मदद मांगनी पड़ रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। नहीं राजकुमारी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम समझ सकते हैं कि महारानी जी के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो ऐसे में कैसे हम पर भरोसा कर सकती है जबकि हम ही ने उनके पति को मारा है। अब इसके पीछे की परिस्थिति जो भी हो, उन्होंने अपने पति को खोया है। शायद हम भी उनकी जगह होते तो हम भी ऐसे शख्स को माफ नहीं कर पाते, परंतु हमारी स्थिति इस वक्त ऐसी है कि हमें इस बात को जानते हुए भी उन्हीं से मदद मांगनी पड़ रही है। ठीक है विश्वजीत, आप यही रुकिए, हम रानी मां से बात करके आते हैं और उन्हें यही लेके आते हैं आपके पास। फिर हम सब मिल के बात करते हैं इस विषय में, और हमें पूरा यकीन है कि वो आपकी स्थिति समझेंगी। वो उतनी भी बुरी नहीं है। हां, थोड़ी सख्त जरूर है अपने राज्य की स्थिति को लेकर। आप यही बैठो, हम आते हैं। ऐसा कहते हुए राजकुमारी संयुक्ता वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुरीति तेज कदमों के साथ अतिथि कक्ष में प्रवेश करता है, और अब शायद बारी कुरीति की थी महारानी रूपरेखा के रूप जाल में फंसने की। महारानी को साक्षात अपने सामने देखने के बाद मानो कुरीति की पहले से बनाई सभी योजनाओं पर पानी फिर गया था। प्रणाम महारानी जी, सुस्वागतम सुस्वागतम, ऐसा कहते हुए कुरीति ने कक्ष में प्रवेश किया। कुरीति की आवाज सुनते ही प्रचंड अचानक से महारानी और कुरीति के बीच में से हट जाता है, और प्रचंड के हटते ही कुरीति के सामने महारानी रूपरेखा का सम्मोहित कर देने वाला चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर कुरीति की आंखें भी महारानी रूपरेखा पर जैसे जम गई थी। सभी की तरह कुरीति भी अपनी सुध बुध खोकर सिर्फ और सिर्फ महारानी रूपरेखा को देखे जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक से एक आवाज कुरीति को बीच में से परेशान करती है। महाराज, महाराज। प्रचंड कुरीति से कुछ कहने के लिए बीच में टोकने लगता है, लेकिन तभी प्रचंड, हमें लगता है कि आपको हमें कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए, और जाइए शाही भोज का इंतजाम करें। जी महाराज। कुरीति प्रचंड की बात को अनसुना करते हुए
उसे वहां से बाहर भेज देते हैं और बेहद बेमन से प्रचंड को उनके बीच से जाना पड़ता है। आज प्रचंड को जैसे सच में ही बहुत बुरा लग रहा था और ये सच उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कुरीति अभी भी बड़ी ही बेशर्मी के साथ महारानी रूपरेखा को देखे जा रहा था। हम अचंभे में हैं महारानी जी। जिस खूबसूरत अप्सरा को हम अपने स्वप्न में देखते हैं, आज वो हमारे सामने है। आप सच में एक बेहद कीमती खजाना है। अपने दिल की गहराई से कहे तो आपका रूप जैसे सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, ये चंदन की खुशबू हमें नशा होने लगा है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप तो जैसे कविता करने लगे। जी हां महारानी जी, आपका रूप जैसे हमारे मस्तिष्क को आपके बस में कर रहा है। हम चाहकर भी कुछ और नहीं सोच पा रहे। महाराज, ये सब बातें एक शूरवीर को शोभा नहीं देती। हमने तो सुना था कि आप युद्ध और शक्ति को पसंद करते हैं, लेकिन यहां तो आपका कुछ और ही रूप देखने को मिल रहा है। हाँ महारानी जी, आप सही कह रही है, परंतु हम भी अपने इस रूप से पहली बार परिचित हुए हैं और पता नहीं क्यों आपके सामने आते ही हम इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। यदि तू हमारे सामने हमारे इस रूप जाल से निकल पाए तो लानत है हमारे इस रूप पर कुरीति। महारानी ने अपने क्रोध को अपने मन में शब्द रूप में सोचा। महाराज, हो सकता है कि हमसे पहले आपकी हमारे जैसी सुंदर स्त्री से मुलाकात ही नहीं हुई हो। महारानी रूपरेखा ने अपनी बातों के जाल को फेंकते हुए कहा। शायद आप सही कह रही है महारानी जी। आपके ये नशीले नैनों में हमारा डूब जाने को मन कर रहा है और आपकी मधुर चाल जैसे हमें घायल कर रही है। हमारा मन आपके यौवन में कसके बंधने को कर रहा है। इतनी जल्दी क्या है महाराज? आप तो बेसब्र होते जा रहे हैं। कृपया अपने बेलगाम अरमानों की उड़ानों को लगाम दे। अक्सर ऐसे कामों में जल्दबाजी दुर्घटना का कारण बन जाती है और आपके विचारों से आप हमें इस खेल में जरा कच्चे लग रहे हैं। तो आप हमें इस खेल को अच्छे से खेलना क्यों नहीं सिखा देती महारानी जी? यह भी कोई कहने की बात है महाराज। आपका हुक्म सर आंखों पर, परंतु नाचीज को थोड़ा समय दे ताकि हम भी आपको थोड़ा समझ ले, पहचान ले, ताकि हमें भी खेलने में उतना ही मजा आए जितना कि आपको। इस खेल में आप हमारी गुरु है महारानी जी, तो आप जो भी ठीक समझे वही करें और तब तक मेजबान को अतिथि सत्कार का लाभ उठाने दे। आपकी जैसी मर्जी महाराज, उसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। महारानी के इतना कहते ही राजा कुरीति जोर से चीखे। अरे कोई है यहां? प्रचंड! प्रचंड के मन की बेचैनी मानो अभी भी बाकी थी और इसी कारणवश वो वही कक्ष के बाहर ही खड़ा अंदर की बातें सुन रहा था और अचानक से कुरीति के आवाज लगाने पर तुरंत ही उसके समक्ष हाजिर हो गया। जी महाराज। प्रचंड, महारानी रूपरेखा एक लंबी यात्रा से आई है। उनके खाने के लिए फलों का इंतजाम और विश्राम का इंतजाम करो, शीघ्र, अतिशीघ्र। जी महाराज। और हां प्रचंड, फूलों का भी इंतजाम करो। फूल सी महारानी ने हमारे महल में अपने चरण रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे विशेष अतिथि को उतना ही विशेष अनुभव हो। इसके लिए वो जहां भी अपने कदम रखेंगी उनके आगे फूलों की बरसात कर दो और उनके कक्ष में फूलों की सजावट और खुशबू रहनी चाहिए। महारानी के सामने कुरीति ने जिस रौब से प्रचंड को आदेश दिया, उससे प्रचंड थोड़ा खिसिया से गए और जाते जाते बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हो गया ये शुरू। प्रचंड प्रचंड, कहां से लगता है ये राजा? प्रेमी सा प्रतीत होता है ये। प्रेम ये करेगा और प्रेमिका को रिझाने के सारे इंतजाम हम। कुछ कहा तुमने प्रचंड? कुछ तकलीफ है क्या? महाराज कुरीति ने आवाज लगाते हुए पूछा। नहीं महाराज, आप तो अन्नदाता है, आपसे हमें क्या तकलीफ? आपका हुक्म तो सर्वोपरि है। प्रचंड ने बात को पलटते हुए कहा।
लेकिन प्रचंड तो आखिर प्रचंड ही है। उनका मुंह कहाँ रुकता है, और एक बार जब उनका मन खराब हो गया तो इसलिए जाते जाते प्रचंड ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हे प्रभु, पहले वो राजा विश्वजीत था, अब ये कुरीति। दोनों को बस मेरा ही हाल पूरा करना होता है। सारा दिन प्रचंड प्रचंड। उठा ले, उठा ले, अरे मुझे नहीं, इस शैतान को उठा ले। महारानी के लिए महल में शाही सिंहासन लगाया गया, वो भी महाराज कुरीति के एकदम पास, जहां बैठकर कुरीति महारानी रूपरेखा को निहार रहे थे। शाही फूलों से महल को सजा दिया गया था। शाही फलों का भी आलीशान कटोरा महारानी के समक्ष था। महारानी रूपरेखा की निगाहें भी महाराज कुरीति की ओर देख रही थी। दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। महारानी की आंखें बिल्कुल ही गहरे समुंदर की तरह लग रही थी, जिसमें महाराजा कुरीति खो से गए थे। महाराजा की ऐसी हालत देखकर महारानी रूपरेखा मन ही मन हंस रही थी। रानी रूपरेखा, अब ये कुरीति तेरे रूप जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अब बस तुझे अपनी अगली चाल चलनी है। वही महाराजा कुरीति ने प्रचंड को बुलाकर कहा, प्रचंड, हमें वो खास बगीचा इतना ज्यादा सुंदर चाहिए कि महारानी की आंखें खुली की खुली रह जाए। महाराज की आज्ञा का पालन होगा। आप फिक्र ना करें अन्नदाता, मैं खुद इस बगीचे को सजाऊंगा और इतना खूबसूरत बना दूंगा कि महारानी जी ने इतना सुंदर बगीचा कभी नहीं देखा होगा। प्रचंड की बातें सुन महाराजा कुरीति ने कहा, ये बोलकर तुम हमारा दिल जीत लेते हो प्रचंड। वहीं दूसरी तरफ मगध राज्य में रानी चंद्रकला अपने मंत्री त्रिवेंद्रम के साथ राज्यसभा में गहन चिंता में बैठी हुई थी। मंत्री जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की की बुद्धि कैसे पलट गई। राजकुमारी अपने ही दुश्मन को अपने घर में अतिथि के रूप में लेकर आ गई है। इसमें और उस रूपरेखा में कोई फर्क नहीं रह गया। यह भी बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर चलती लग रही है। महारानी चंद्रकला मंत्री से यह सब बात कर ही रही थी कि तभी राजकुमारी वहां आ जाती है, जिन्हें देखकर महारानी चंद्रकला अचानक से शांत हो जाती है। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या राजकुमारी संयुक्ता अपनी मां को विश्वजीत की मदद के लिए मना पाएंगी? क्या है महारानी रूपरेखा की चाल का जाल? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन One day I'm going to become a scientist. 2 बार जान बचा चुके हैं और इसलिए इस बार हम उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। वो सब ठीक है संयुक्ता, परंतु इसमें तुम हमसे क्या मदद चाहती हो? मां, असल में बात कुछ ऐसी है कि... ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने विश्वजीत के साथ बनाई सारी योजना महारानी चंद्रकला को बता दी। नहीं राजकुमारी संयुक्ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सारी बात सुनने के बाद महारानी चंद्रकला अचानक से राजकुमारी पर क्रोधित होते हुए बोली, तुम्हें हम पहले भी कह चुके हैं, तुम्हारे निजी फैसले राज्य के फैसलों से दूर रखो। हम उस दुश्मन राजा के लिए अपनी सेना को दांव पर क्यों लगाए? और फिर तुम्हें जरा सोचना चाहिए कि एक कायर राजा के लिए हम इतने शक्तिशाली राजा से दुश्मनी मोल क्यों ले? यदि राजनैतिक दृष्टि से देखें तो इसमें उस राजा विश्वजीत का कोई भी नुकसान नहीं होगा, परंतु हमारा हर जगह से नुकसान ही है। एक तरफ हमारी सेना का नुकसान, और यदि कल को वो कायर फिर से सेना को युद्ध के बीच में छोड़कर भाग जाता है तो हार तो मगध की ही होगी। ऐसे राजा के लिए हम एक शक्तिशाली राजा के साथ दुश्मनी का खतरा भला क्यों ले? और यदि वो युद्ध जीत भी जाता है तो भी हमें कोई फायदा नजर नहीं आता। मां, क्या आप फायदे और लाभ के सिवा भी इसे मानवता और न्याय की दृष्टि से नहीं देख सकते? वो राजा जो कि मात्र 14-15 साल का है, इतनी कम उम्र में वो षड्यंत्र और राजनीति का सामना कर रहा है, और यदि ऐसे में उसने किसी की जान बचाने के लिए एक गलत फैसला ले भी लिया
तो आप उसे हमेशा कायर की नजर से देख रही है। आपको थोड़ा तो वास्तविकता पर ध्यान करना चाहिए। आप ये भी तो देखिए कि इस सब के बाद यदि वो वास्तव में कायर ही होता तो क्या वो वापस लौटता? वो चाहता तो अपनी मित्र मधु के साथ उसके राज्य सुंदरवन में रह सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और वो अपनी प्रजा के लिए वापस लौटा। अपने पास सेना ना होते हुए भी उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। उसे नहीं मालूम कि वो ये सब कैसे करेगा, लेकिन उसे विश्वास है कि वो कर लेगा और हम उसे उसके इस निर्णय में जरा से भी मदद नहीं कर सकते। राजकुमारी, तार्किक दृष्टि से यदि हम आपकी बात मान भी ले, तब भी आप एक बार हमारी जगह खड़े होकर भी सोचें। यदि विश्वजीत युद्ध जीत जाता है तब तक ही सब ठीक है, परंतु यदि वो युद्ध हार जाता है तो आप जानती है क्या होगा? वो हार उसकी नहीं मगध की होगी। शायद आपको पता नहीं, परंतु हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये राजा कुरीति कोई साधारण राजा नहीं है। एक समय था जब ये बेहद कमजोर राजा हुआ करता था और अपने से कमजोर और छोटे राज्यों को कूटनीति और षड्यंत्रों की मदद से हराकर उन पर कब्जा करता था। परंतु एक बार इसने एक कबीले से युद्ध में अपनी लगभग आधी से ज्यादा सेना को खो दिया। उस हार ने उसे ऐसा झंझोड़ा जिसके बाद उसने किसी प्रकार की काली शक्तियों का सहारा लेकर छोटे छोटे राज्यों पर हमला करते हुए अपनी एक बड़ी और विशाल सेना खड़ी कर ली। आज उसके नीचे 6 से भी ज्यादा राज्य आते हैं और सैकड़ों सामंत राज्य भी उसके अंतर्गत आते हैं। उसकी सैन्य शक्ति 10 लाख के लगभग है। वर्तमान समय में उस राजा से युद्ध करना कोई आसान काम नहीं होगा और हम कितनी भी मजबूत सेना रखते हो, परंतु गिनती में उसकी सेना हमसे 4 गुनी है। इतने बड़े राज्य के साथ अपनी शत्रुता बनाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी और हमारा राज्य ऐसी मूर्खता करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि हमारे पास उस राजा से लड़ने और उसे हराने जितना सामर्थ्य ना हो। परंतु यदि हम आपके लिए अपने अन्य पड़ोसी राज्यों की मदद भी लेते हैं, उसके बाद भी वो 2.5 लाख से ज्यादा की सेना इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। हमारी खुद की सेना 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, जिस कारण हमारा इस स्थिति में कुरीति के साथ शत्रुता मोल लेना एक बेहद मूर्खता भरा निर्णय होगा, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं है। महारानी चंद्रकला की ऐसी बातें सुनने के बाद राजकुमारी संयुक्ता असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां को इस बात का क्या जवाब दे। परंतु मां, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम उन्हें इस हाल में नहीं देख सकते। हमें कुछ भी करके राजा विश्वजीत की मदद तो करनी ही पड़ेगी। हम उनको वचन दे चुके हैं। राजकुमारी ने अब अपना मासूम रूप दिखाकर रानी मां को मनाने की कोशिश की। तुम्हारी विवेचना को हम समझ सकते हैं पुत्री, परंतु हम आपके एक वचन के कारण अपनी पूरी प्रजा और उनके जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते। ठीक है मां, हमने वचन दिया है तो उसको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी भी हमारी स्वयं की ही है और हम भी नहीं चाहते कि आप हमारे एक वचन की खातिर पूरे राज्य को दांव पर लगा दे। बहुत निराश मन के साथ राजकुमारी वहां से चली जाती है और विश्वजीत को अपने राज्य की स्थिति और अपनी मां की कही सभी बातों को सही ढंग से विश्वजीत के सामने बता देती है। बस विश्वजीत, यही कारण है कि यदि मगध कुरीति से शत्रुता लेता है तो इससे हमारे पूरे राज्य को खतरा होगा और जिसके लिए हम और हमारी मां महारानी चंद्रकला बिल्कुल भी तैयार नहीं है और हम भी अपनी मां के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं, जिस कारण हम उन्हें आपके प्रति सकारात्मक निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नहीं राजकुमारी, महारानी जी ठीक कह रही है और हम भी उनके इस निर्णय में उनके साथ हैं। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से महारानी चंद्रकला और आपके राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान या खतरा हो। राजकुमारी, आपको बेकार परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि आप अपने उस वचन को भूल जाएं। एक वचन की खातिर हजारों की जिंदगी दांव पर लगाना ठीक नहीं है। फिर महारानी जी की बात भी ठीक है कि यदि हम युद्ध हार गए तो हमारा तो कुछ नुकसान नहीं होगा, परंतु आप
उस कारण अपना राज्य खो देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो हम अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाएंगे। हम महागुरु और सेनापति के साथ मिलकर इस समस्या का और कोई हल निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसके लिए कोई नई योजना जरूर बना लेंगे। विश्वजीत वहां से उदास मन के साथ महागुरु और सेनापति के पास चले जाते हैं और राजकुमारी वही अपने कक्ष में उदास बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर में ही मंत्री त्रिवेंद्रम अचानक से महारानी चंद्रकला से कहते हैं, महारानी जी, हमारे पास एक योजना है जिसके चलते हमें भी फायदा हो जाएगा और हम राजकुमारी की मदद भी कर पाएंगे। वो क्या है मंत्री जी? महारानी जी, आपको याद होगा कि महाराज की उपस्थिति में हमारे राज्य में अश्वमेध यज्ञ के बारे में विचार किया गया था, परंतु अचानक से महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद वो योजना सिर्फ योजना बनकर रह गई। परंतु महाराज की हमेशा से इच्छा थी कि मगध एक समय में एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य बने। हाँ, हमें याद है मंत्री जी, परंतु यहाँ आपका राजकुमारी की मदद से क्या तात्पर्य है? महारानी जी, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि विश्वजीत भी कुछ दैवीय शक्तियों के स्वामी है और महाराज गंधर्व को मारने के बाद आसपास के राज्यों में उनके नाम का डंका भी बहुत है। तो यदि हम राजा विश्वजीत को हमारे सैन्य दल का सेना नायक बनने के लिए राजी कर ले तो हम अपने अश्वमेध यज्ञ की योजना को पूरा कर सकते हैं। और यदि यह यज्ञ सफल हो जाता है तो हमारी गणना के हिसाब से हमारी शक्ति दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। और फिर यदि विश्वजीत गोदावरी राज्य से और मदद ले ले तो ये उनके साथ मिलकर आसानी से कुरीति की सेना को टक्कर दे सकेंगे। और इस योजना के चलते राजा विश्वजीत की ताकत और युद्ध कौशल की परीक्षा भी हो जाएगी। यदि वे वास्तव में उच्च नेतृत्व के स्वामी होंगे तो हम उम्मीद कर सकेंगे कि ये उस युद्ध को भी जीत पाएंगे। और मंत्री जी, यदि ये यज्ञ योजनाबद्ध पूरा नहीं हो पाया तो महारानी जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस यज्ञ की अच्छी बात ही यही है कि हमारा इसमें कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सिवाय उस सेना के जो कि हम राजा विश्वजीत को यज्ञ पूरा करने के लिए देंगे। ये सच में एक बहुत अच्छी योजना है मंत्री त्रिवेंद्रम। हम बहुत प्रभावित हुए। आज फिर एक बार आपने अपनी चतुर बुद्धि का परिचय दे दिया। हम कभी कभी इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि आपकी बुद्धि ज्यादा घातक है या पिताजी का मरुथास। ये तो आपका बड़प्पन है महारानी जी, अन्यथा योजनाएं तो कागज पर लिखे कुछ शब्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं। आपसे शब्दों की लड़ाई में हम ना बचपन में कभी जीत पाए ना अब। चलिए, हम ये योजना राजकुमारी और विश्वजीत समक्ष रखते हैं, देखते हैं उनका क्या विचार है। ऐसा कहते हुए महारानी चंद्रकला वहां से चली जाती है। नहीं मंत्री त्रिवेंद्रम, हम उस विश्वजीत को किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकते, भले ही वो एक बालक क्यों न हो। एक बार वो हमारी योजना में फंस जाए, फिर हम बताते हैं कि हमें उसके साथ क्या करना है। अब तो गोदावरी भी मेरा होगा और महिंद्राव राज्य भी। मन ही मन विचार करती हुई महारानी चंद्रकला राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करती है। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या करना चाहती है महारानी चंद्रकला? क्या होगा जब राजकुमारी को इस सब का पता चलेगा? क्या विश्वजीत इस मदद के पीछे होने वाले षड्यंत्र की बलि तो नहीं चढ़ जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट